दोस्तों, पात्राचौल घोटाले में फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत ने विपक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने आभार जताया है कि मुश्किल वक्त में सदन के अंदर और बाहर उनके समर्थन में जो आवाज उठाई गई है। चिट्ठी में उन्होंने बाला साहब ठाकरे के उस कथन को भी याद किया जहां पर उन्होंने कहा था कि रो नहीं, जो सही है उसके लिए लड़ो। यानी संजय राउत ने अब चिट्ठी लिखकर उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया है जिन लोगों ने उनके लिए और ये नाइंसाफी जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। उनके समर्थन में जिन लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया, उनकी आवाज उठाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही, उन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही संजय राउत ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुश्किल वक्त में ही ये पता चलता है कि आपके असल साथी कौन हैं, वो कौन लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं। चिट्ठी में राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर उनके खिलाफ पॉलिटिकल विच हंट चलाने का आरोप भी लगा दिया है, लेकिन शिवसेना सांसद झुकने वाले कतई नहीं है। वो इस जांच से टूटने भी वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया है कि जो भी करना हो वो कर लो, क्योंकि हम गलत नहीं है, इसलिए हम ना डरने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। उन्होंने विपक्ष को संदेश दिया है कि वो अंत तक लड़ेंगे, किसी भी तरह का दबाव उन्हें तोड़ नहीं पाएगा। चिट्ठी के अंत में संजय राउत ने उम्मीद जताई है कि सही वक्त आने पर हमारी जीत भी होगी, हमारे विचारों की जीत होगी और ये देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी धैर्य दिखाना पड़ेगा, संयम से काम करना पड़ेगा, लेकिन वक्त आने पर जीत हमारी होगी। चिट्ठी में संजय राउत ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी धन्यवाद अदा किया है, जिन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान मुखर होकर उनका समर्थन किया। दोस्तों, इस घोटाले की अगर हम बात करें जिसमें संजय राउत को जो है फंसे पड़े हैं, फंसाया गया है या फिर नहीं, वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जिस मामले में ये पूरा का पूरा बवाल चल रहा है, महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है, वो जो है छोटा मोटा जो घोटाला है वो नहीं बताया जाता है। ईडी के पास जो है संजय राउत की 8 अगस्त तक की कस्टडी है। उनसे लगातार जिस तरह पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। उनकी पत्नी से भी सवाल जवाब होने वाले हैं। वैसे अभी के लिए ईडी कस्टडी में संजय राउत ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना खिड़की वाला कमरा दिया गया है। सुनवाई के दौरान संजय राउत ने कोर्ट को इस बात की जानकारी भी दी थी कि पिछले 4 दिनों में ईडी की रिमांड को लेकर उनकी कोई शिकायत नहीं है। बस ईडी के अधिकारियों ने उन्हें जिस कमरे में रखा था वहां कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं था। इन आरोपों पर हितेन वेंडेगावर ने कोर्ट को बताया था कि संजय राउत को जिस कमरे में रखा गया है वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड है, लेकिन उसमें वेंटिलेशन नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग ही एयर कंडीशन है। दरअसल पात्राचौल घोटाला जिसमें संजय राउत फंसाया गया है या फिर जो जांच चल रही है वो छोटा घोटाला नहीं बताया जाता है, काफी बड़ा घोटाला है और इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग तक से जुड़े पाए गए हैं। इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी से ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ही सारा घोटाला किया हो, लेकिन इस केस में कई और लोग भी आरोपी बनाए गए हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ होनी है। और इसमें एक नाम संजय राउत की पत्नी यानी वर्षा राउत का भी सामने आता है कि उनकी पत्नी को भी अब ईडी की तरफ से सम्मन भेजा जा चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े राज्यसभा सांसद राउत ने शुरू से ही इस मामले में किसी भी गलत काम से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ईडी ने जब रविवार को उनके घर की तलाशी ली तो उसके बाद राउत ने ट्वीट किया कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया और मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। दोस्तों, 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई के उपनगरीय गोरेगांव में स्थित एक पात्राचौल के 672 किराएदारों को नए घर देने के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA या महांडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्राइवेट डेवलपर्स ने फिर महांडा के लिए फ्लैट बनाए और शेष जमीन को बेच दिया। ईडी के मुताबिक हालांकि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के अन्य डायरेक्टरों ने 672 विस्थापित किराएदारों के लिए एक भी घर नहीं बनाया। उन्होंने कथित तौर पर फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 9 निजी डेवलपर्स को बेचकर 901.79 करोड़ रुपए जुटा लिए।
गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने द मिडोज नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया और फ्लैट खरीदारों से लगभग 138 करोड़ रुपए की बुकिंग राशि ले ली। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब इन अवैध गतिविधियों के जरिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने 1039.79 करोड़ रुपए बना लिए। ईडी का दावा यह भी है कि प्रवीण राउत ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जिसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक सहायक कंपनी है और इसे अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के सदस्य के विभिन्न खातों में डाइवर्ट किया गया। इन व्यावसायिक संस्थाओं में संजय राउत का परिवार भी शामिल है, ऐसा ईडी का दावा है। आय का एक बड़ा हिस्सा 83 लाख रुपए की राशि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा राउत को प्राप्त हुआ था। इस राशि का इस्तेमाल वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट की खरीद के लिए किया था। यह भी पता चला है कि ईडी की जांच शुरू होने के बाद 55 लाख रुपए की राशि वर्षा राउत ने माधुरी राउत को ट्रांसफर भी की थी। कई और लेन देन भी शामिल हैं इसमें। वहीं ईडी के आरोप के मुताबिक उस अवधि के दौरान अलीबाग में 8 प्लॉट भी वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम पर भी खरीदे गए थे। इस जमीन के सौदे में विक्रेताओं को जो है पंजीकृत मूल्य के अलावा नगद भुगतान भी किया गया था। प्रवीण राउत की इन संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने पर प्रवीण राउत और उनके सहयोगियों की इन सभी संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। फिलहाल अब जब विपक्ष को संजय राउत ने चिट्ठी लिखकर उन सभी का आभार जताया है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दिया और जो भी नाइंसाफी ईडी के द्वारा यानी जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे में ही पता चलता है कि आखिर सच में उनका जो है साथी कौन है, उनका शुभ चिंतक कौन है। अगर बुरा वक्त ना आए तो वाकई पता नहीं चलता है कि आखिर सच में आपका साथी कौन है। फिलहाल संजय राउत ने जो चिट्ठी लिखी है विपक्ष को और सभी का यानी आम जनता का भी शुक्रिया इसमें अदा किया है जिन लोगों ने उनका साथ दिया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।